अच्छा जी, बेटा A2 इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है ये। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि एग्जामिनर ने अपने पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस लेके आया है और किस किस तरह आपकी मार्किंग होगी। तो ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। अगर अभी नहीं आएंगी तो फिर आगे जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए। बेटा इकोनॉमिक्स में A2 में आपके पास दो पेपर्स आते हैं। एक आपके पास आएगा पेपर 3, ठीक है, और एक आपके पास आएगा पेपर 4। अच्छा, अब पेपर 3 एंड पेपर 4 में क्या डिफरेंस है भाई? पेपर 3 आपके पास सेम वही है कि आपके पास 30 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और पर एमसीक्यू 1 मार्क, यानी कि 30 मार्क्स का आपके पास ये पेपर होता है। सही है, 30 मार्क का पेपर आएगा। जबकि मैं P4 की बात करूं तो P4 में आपके पास उसने अब चेंजेस कर। चेंजेस कैसे आई हैं? एक आपके पास आएगा सेक्शन ए, जो आपके पास होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। एक आपके पास आएगा सेक्शन बी, जो आपको दो क्वेश्चंस देगा और आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। और ये प्योर एंड प्योर कहां से आएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, एक आपके पास आएगा सेक्शन सी, जो अगेन दो क्वेश्चन देगा, आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, और ये प्योर एंड प्योर किधर से आएगा? मैक्रोस। अच्छा, अब इसके अंदर हालात कैसे चलते हैं, मामलात कैसे चलते हैं, इस चीज को जरा समझना है हमने। एक चीज को समझ लें कि पहले पता है क्या होता था? पहले आपके पास एक ही सेक्शन आता था, सेक्शन बी। उसमें माइक्रो मैक्रो में कोई गेम नहीं था, जिस तरह आप लोग एएस में भी पढ़ के आए हो। माइक्रो मैक्रो कुछ नहीं था, बस एक सेक्शन बी आता था, 3 में से एक क्वेश्चन करने होते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या गेम था? यहाँ पे आपके पास आता था सेक्शन बी, आपको 6 में से 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है, 6 में से 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते थे। अब वो चलता कैसे था? वो इस तरह आता था, या तो वो आएगा पार्ट ए एंड पार्ट बी की बेसिस में। पार्ट ए आपके पास आता था 12 मार्क का, पार्ट बी आपके पास आता था 13 मार्क का, या फिर वो एक कंप्लीट 25 मार्क का क्वेश्चन देता था। ये आपके पास है पुराना पेपर पैटर्न, जो आपके पास पुरानी चीजें चलती थी, ठीक है। या तो आपके पास 12-13 मार्क का सवाल आता था, या फिर एक पूरे का पूरा 25 मार्क का सवाल आता था, ठीक है। लेकिन अब इस चीज को इसने खत्म कर दिया है। अब ये कंप्लीट 20 मार्क का एक क्वेश्चन देगा, कंप्लीट 20 मार्क का एक क्वेश्चन देगा। अगर मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाऊं तो 20 मार्क का मतलब क्या होता है? 20 मार्क का मतलब होता है पूरे चैप्टर की समरी। सही है, पूरे चैप्टर की समरी। कोई आपको जो है वो इतना कोई क्वेश्चन वो मुश्किल नहीं होता। मैं एक बात बता दूं, मेट्रो इकोनॉमिक्स में आंसर लिखना मुश्किल नहीं होता, आंसर को समझना मुश्किल होता है। आपसे वो लांडी का रास्ता पूछता है, आप लोग हैदराबाद का रास्ता बताते हैं। ये आपके लिए गलती है कि आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं। क्वेश्चन तो वही आते हैं रिपीटेड। एग्जामिनर अपने अल्फाज बदलता है, एग्जामिनर अपने अल्फाज बदलता है, बट आंसर लिखने का तरीका चेंज नहीं होता। वो हमेशा आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। अब इस 20 मार्क के क्वेश्चन को एग्जामिनर चेक कैसे करता है? अच्छा, ये भी बता दूं कि भाई पेपर 3 जो आपके पास होता है, ये 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, ठीक है। और पेपर 4 जो आपके पास होता है, ये 2 घंटे का होता है। अब ये 2 घंटे को आपने कैसे एलोकेट करना है? इसको आपने ऐसे एलोकेट करना है कि आपने सेक्शन बी को देने हैं 45 मिनट्स मैक्सिमम, 45 मिनट से ऊपर नहीं देने। सेक्शन सी को आपने देने हैं 45 मिनट्स मैक्सिमम। पीछे कितना देर रह गई? आधा घंटा। वो आधा घंटा आप किसको देंगे? सेक्शन ए। कोई मसले वाली बात? सवाल ये है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स को तोड़ता कैसे, आपको किस तरीके से वो मार्क्स देता है। तो उसके लिए मैंने पूरा एक ये चार्ट बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे आइएगा, उसमें क्या सीन होता है। आपके जो आंसर होते हैं एग्जामिनर ने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव से डिवाइड किए हुए। नाउ व्हाट इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव? बेटा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का मतलब क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए कि एग्जामिनर जब आपके आंसर चेक करता है तो वो लेवल वाइज चेकिंग करता है। चेक करता है आपकी क्वालिटी को, कि आपकी क्वालिटी किस लेवल में लाया कर रही है। अगर आपके आंसर में सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई एनालिसिस नहीं है, कोई केस के साथ लिंक नहीं हुआ हुआ, सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम आपको? 5। 20 में से कितने मार्क्स आएंगे? 5 से ऊपर नहीं है, ठीक है। इसी तरह असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2,
यानी कि अब आपका लेवल बढ़ता है। आपका लेवल कब बढ़ेगा? जब आपके आंसर में प्रॉपर एनालिसिस हो और जब आपके आंसर में प्रॉपर एप्लीकेशन। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप उसको केस के साथ लिंक कर रहे हैं, आप उसको सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब तक आप सारी बातें एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के कितने मार्क्स? 5 मार्क। एनालिसिस एप्लीकेशन के कितने मार्क? 9 मार्क। अगर आपके आंसर में ये दोनों चीजें हैं और कंक्लूजन नहीं है तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? खाली 14 मार्क्स। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? समझ गए हैं? एग्जामिनर ने 6 मार्क्स सिर्फ किसके लिए एलोकेट किए थे? इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, जजमेंट के लिए। समझ में आती है बात? अच्छा, आपके आंसर के तो लेवल अलग है। आपके आंसर के लेवल जो आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव मिल रहा है वो तो अलग है। इसने कंक्लूजन को भी 3 लेवल में तोड़ दिया। लेवल 0 आपने कंक्लूजन ही नहीं दिया, 0 मार्क। लेवल 1 आपने ये बता दिया कि भाई ये वाली चीज ज्यादा बेटर है, गुड एक्स ज्यादा बेटर है गुड वाई से, बट आपने रीजनिंग नहीं दी। लेवल 2 में आपका आंसर जो कंक्लूजन है तब लाया करेगा जब आप प्रॉपर तरीके से अपना कंक्लूजन लिखोगे। आप कम से कम भी आधे पेज का कंक्लूजन लिखोगे, आप उसमें लंबी करोगे, पॉइंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, पीछे से नए पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके आप इधर लाया करेंगे लेवल 2। तो आपको फिर जाके एक्स्ट्रा के 6 मार्क्स जो आपके इवैल्यूएशन होते हैं वो आपको मिल रहे होंगे। कोई मसले वाली बात? क्लियर है सारी कहानी? समझ गए हैं? तो आपके आंसर को इस तरह एग्जामिनर ने अपने मार्किंग के लिए तोड़ा। फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, ये आपका था पूरे का पूरा पेपर था। अच्छा, आगे हम लोग जिस तरह इंशाल्लाह अपने कोर्स में बढ़ते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि हमारे पास कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा भले कुछ भी हो जाए। जिस तरह एएस में मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये टॉपिक पढ़ के जाना, मेजोरिटी आ गए, तो ये एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर्स होते हैं, ये आएंगे ही आएंगे भले कुछ भी हो। समझ में आती है बात? आ जाए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड यूटिलिटी। अच्छा, थ्योरी ऑफ डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम भी आप लोगों का 1 महीना खींच देगा। और मैं A2 इकोनॉमिक्स की एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि अगर आप लोगों ने एक भी क्लास मिस की ना और आप लोग फिर बीच में आके बैठते हो तो आप लोग अपना सर दीवार पे मारोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, एक लफ्ज समझ नहीं आएगा। तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से हर एक क्लास को लेना है। A2 इकोनॉमिक्स मजाक नहीं, कॉम्प्लिकेटेड जरूर है बट एक बार अगर समझ आ गया तो मैं बोलता हूँ A2 इकोनॉमिक्स से मजेदार कोई चीज नहीं। समझ में आती है बात? चले यहाँ पे आइएगा जरा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गेम ऑफ रिलेशनशिप से। ये बात जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगी, गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। हम लोगों ने बचपन से एक रट्टा मारा हुआ है कि यार डिमांड है तो नीचे की तरफ आएगा, सप्लाई है तो ऊपर की तरफ आएगा, यही चीज रट्टा मारी थी ना हम लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं होता। A2 इकोनॉमिक्स में एक आधे डिमांड कर्व ऐसे हैं जो कि अपवर्ड स्लोपिंग में, ठीक है, तो रट्टा इस बार फेल हो चुका है। तो यहाँ पे पहले हमें रिलेशनशिप का गेम समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा नाम आ गया और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आ गया, बड़ा अच्छा। अगर मैं किसी इवेंट में जाऊंगा तो वो भी उस इवेंट में जाएगा, अगर मैं किसी इवेंट में नहीं जाऊंगा तो वो भी उस इवेंट में नहीं जाएगा। अब ये चीज को आप देखें, आपके एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। और जब भी आपके एरोस सेम डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखें। कभी भी दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है? हमेशा अपवर्ड। सही, ये तो बेसिक बात है, इसमें कोई नई चीज तो नहीं। अभी तरह भाई यहाँ पे मैं वापस से आ गया और ये मेरा एक दोस्त है जिससे मेरी बड़ी सख्त लड़ाई हो गई। अगर मैं किसी इवेंट में जाऊंगा तो वो उस इवेंट में नहीं जाएगा, और अगर वो किसी इवेंट में जाएगा तो मैं उस इवेंट में नहीं जाऊंगा। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब है कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। और जब भी आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप आता है बेटा कर्व कैसा बनता है? ये बेसिक बात।
हम लोगों ने रट्टा नहीं लगाना कि यार सप्लाई है तो ऊपर जाएगा, डिमांड है तो नीचे आएगा, फंस जाओगे, बहुत गंदा। हम लोगों ने रिलेशनशिप का गेम समझना है। कोई टेंशन वाली बात यहाँ तक क्लियर है? सारी कहानी ऑनलाइन बेटा बताएं जरा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सही है, ठीक है चले। हम लोग जा रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता रहा। अच्छा बेटा, थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स ए2 से रिलेटेड आपके पास कुछ थियरिस्ट आएंगे, कुछ बाबे आएंगे। उन बाबों के बारे में समझना है, उन बाबों की बातचीत करनी है। बहुत सी डिटेलिंग आएगी आगे जाके, बट अभी फिलहाल जो बाबा हमारे पास आ रहा है उस बाबे का नाम क्या है? एल्फ्रेड मार्शल। आप लोगों ने एल्फ्रेड मार्शल का नाम मार्शल लर्नर कंडीशन के नाम से सुना होगा। आप लोगों ने एल्फ्रेड मार्शल का नाम मार्शल लर्नर कंडीशन के नाम से सुना होगा। मार्शल लर्नर कंडीशन आप लोगों का एएस का पार्ट याद है? जेकब जो आप लोगों ने पढ़ा था, वो जेकब क्या थी? मार्शल लर्नर कंडीशन। ये इसी बुड्ढे ने निकाली। एल्फ्रेड मार्शल ने एक बड़ी अजीब सी अप्रोच, एक बड़ी अजीब सी थ्योरी निकाली। इसके बारे में सारी बुराइयां आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसकी अप्रोच क्या है ये सुनिएगा। ये बुढ़ा बोलता है, कोई भी चीज जब आप खाते हैं या कोई भी चीज जब आप कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, उससे आपको मिलती है सेटिस्फैक्शन। तभी तो यूज कर रहे हैं ना यार। सेटिस्फैक्शन का नाम इसने क्या यूज किया? यूटिलिटी। और यूटिलिटी से हमने पूरी चीजें समझनी है। कोई भी चीज जब मैं कंज्यूम करता हूं तो मुझे क्या मिलती है? सेट है, यहां तक कोई मसला नहीं था। बट इस बुड्ढे ने आगे क्या बात बोली कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन। क्या मतलब है इसका? अगर मैं एक गिलास पानी पीऊं तो मुझे 50 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली, मुझे 60 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली। क्या मैं सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। खैर, इस बुड्ढे ने बोला कर सकता। इस बाबे ने कहा कि सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। अच्छा, जिस तरह बेटा वजन को केजी में रिकॉर्ड किया जाता है, पानी को लीटर में रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे ही इस बुढ़े ने कहा कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे? यूटिल्स। तो अगर मैंने एक गिलास पानी पिया तो मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन थी। मैंने एक प्लेट बिरयानी खाई तो मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। समझ में आती है बात यहाँ पे? क्लियर है? तो मसला तो नहीं। आगे सुनो बेटा, इसकी अप्रोच क्या कर रही है? मेजर किसमें? एक इमेजिनरी यूनिट में। यानी कि ये यूटिलिटी को दे रहा है नंबर। यूटिलिटी को क्या दे रहा है? नंबर। और इस नंबर्स वाली अप्रोच को क्या कहा जाता है? कार्डिनलिस्ट अप्रोच। ये जो मैंने इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है ना, ये आपने अपने एग्जाम में लिखनी है। मैंने क्या कहा था? एग्जाम में क्वालिटी पे मार्क्स देता है, पन्ने भरने में मार्क्स नहीं देता। ये सारी चीजें नजर आनी चाहिए उसको। ठीक है, तो इसकी अप्रोच को क्या बोला जाता है? कार्डिनलिस्ट अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर्स वाली अप्रोच है। कोई मसले वाली बात? बेटा क्लियर है? सारी कहानी समझते हैं? इसकी पूरी थ्योरी एक बंदे के आगे पीछे घूमती है, और उस बंदे का नाम क्या है? रैशनल कंज्यूमर। अब ये सारा रैशनल कंज्यूमर कौन? रैशनल कंज्यूमर के बारे में जरा सुनिएगा क्या। रैशनल कंज्यूमर की डेफिनेशन कहती है कि यार, सुने जरा, रैशनल कंज्यूमर is the one who aims to maximize his satisfaction given the price he pays। बेटा, रैशनल कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या कहती है? एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज। क्या मतलब है? रैशनल कंज्यूमर वो बंदा है जो एक एक पाई की सेटिस्फैक्शन वसूल करेगा, एक एक रुपए, एक एक चवन्नी की सेटिस्फैक्शन वसूल करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सुनना भाई, यहाँ हमारे पास समीर है, ठीक है। समीर की जो कॉलेज की फीस है, समीर की जो कॉलेज की फी है, वो फॉर एग्जाम्पल 30,000 है, ठीक है। अच्छा, समीर 15 दिन के लिए या चलो 10 दिन के लिए छुट्टियों पे चला गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है? समीर की 10 डेज
वेकेशन, समीर चला गया 10 दिन के लिए छुट्टियों पे। समीर कितनी फीस पे करोगे कॉलेज को? 20,000। 30,000 ही करनी पड़ेगी ना भाई। भाई जितने, अब कॉलेज तो बंद नहीं था आपके पीछे, कॉलेज तो खुला हुआ था ना, कॉलेज की क्लासेस हो रही थी, आप नहीं गए, इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है। क्या कॉलेज वाला आपको ये बोलेगा कि यार तुम तो खाली 20 दिन आए हो, तुम मुझे ना 20 दिन के पैसे दे देना? क्या कॉलेज वाला आपको ये बात बोलेगा? नहीं। और मजबूरन आप भी कितनी फीस पे करेंगे? कंप्लीट फीस पे करेंगे 30,000 रुपए। यानी कि समीर इज एन इरैशनल कंज्यूमर। समीर इज एन इरैशनल कंज्यूमर, क्योंकि वो पूरे के पूरे पैसे पे कर रहा है रिगार्डलेस के वो 10 दिन स्कूल नहीं गया। अच्छा, अब इसी तरह मैं कहता हूं कि हमारे पास एक और लड़का है राफे, ठीक है? राफे एक रैशनल कंज्यूमर है, ठीक है? मैंने क्या कहा था कि रैशनल कंज्यूमर पाई पाई के पैसे वसूल कर। अब मेरी बात सुनो, राफे की स्कूल फी कितनी है? 30,000 रुपए। राफे कितने दिन स्कूल किया? 20 दिन स्कूल किया, 10 दिन छुट्टी मारी ना। यानी कि राफे क्या करेगा, 30,000 को पहले 30 दिन से डिवाइड करेगा, यानी कि इसकी दिन की फीस कितनी आ गई? ये कितने दिन स्कूल किया? 20। तो इसके कितने पैसे बन गए? राफे 20,000 रुपए निकाल के स्कूल वाले या कॉलेज वाले को थमा देगा, बोलेगा भाईजान आई एम अ रैशनल कंज्यूमर, मैं खाली कितने दिन स्कूल आया हूँ? 20 दिन स्कूल आया हूँ, तो 20 दिन के हिसाब से मेरी कितनी फीस बनती है? चलो शाबाश खल्टी। ये काम करेगा राफे। यानी कि रैशनल कंज्यूमर इज द वन who aims to maximize his satisfaction given the price he pays। एक एक पाई की सेटिस्फैक्शन उसने क्या करनी है? वसूल करनी है। इसी तरह एक और एग्जाम, मूवी देखने जाते हैं सारे, सिनेमा गए हो गया आप लोग मूवी देखने, आप लोग बैठे हुए पॉपकॉर्न अपना एंजॉय कर रहे हैं, मूवी स्टार्ट हो गई, फॉर एग्जांपल दबंग चल रही, दबंग आई हुई है जी, सिनेमा पे लगी हुई है, मस्त देख रहे हैं चुलबुल पांडे, ठीक है? अच्छा अब सुने, मूवी खत्म हो गई। मूवी जब खत्म होती है तो मूवी के आखिर में आते हैं क्रेडिट्स, कि चुलबुल पांडे, सलमान खान, मक्खी पांडे, अरबाज खान, यही होता है ना। जब मूवी खत्म हो गई, क्रेडिट्स आ रहे हैं, बेटा वो जो क्रेडिट आपके पास आ रहे हैं वो भी तो उसी मूवी का पार्ट है कि नहीं? अब दबंग में डॉन के तो क्रेडिट्स नहीं आएंगे ना, किससे क्रेडिट आएंगे? दबंग के क्रेडिट्स आएंगे। अब मेरी बात सुनो, क्या वो क्रेडिट मूवी का पार्ट नहीं? क्या वो क्रेडिट्स मूवी का पार्ट नहीं है? मूवी का ही पार्ट है ना, क्योंकि उसके अंदर क्रू मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है, सलमान खान का नाम लिखा हुआ है, 50 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि है तो वो भी मूवी का पार्ट ही ना। अब मुझ जैसा और आप जैसा बंदा क्या करेगा? अपने को क्या है यार, क्रेडिट में कौन आ रहा है भाई? सलमान खान है, शाहरुख खान है, हमें क्या? मूवी देख ली, चलो अल्लाह हाफिज। यानी कि हम लोग क्या है? इरैशनल कंज्यूमर। हम लोगों ने पूरे तरीके से पैसे को वसूल नहीं किया। रैशनल कंज्यूमर पत्थर का होकर बैठ जाएगा कि भाई मैं क्रेडिट भी देखूंगा। वो देख रहा है भाई सलमान खान आ गया, चुलबुल पांडे, मक्खी पांडे, ये पांडे वो पांडे, चलता जा रहा है, वो बैठा था पत्थर का। यानी कि उसने क्या बात, उसने जस्टिफिकेशन क्या दिया आगे से कि यार ये क्रेडिट भी क्या है, उसी मूवी का पार्ट, ठीक है? मैं एक एक रुपए के पैसे वसूल करने आया हूं तो एक एक रुपए की मूवी देखूंगा, मैं एसी की हवा खाऊंगा, मैं बैठा हूं, मैं नहीं जा रहा। ये कौन है? रैशनल कंज्यूमर। यानी कि एक एक रुपए की सेटिस्फेक्शन उसने क्या करनी है? वसूल करनी है। कोई टेंशन वाली बात? ऑनलाइन बेटा क्लियर है रैशनल कंज्यूमर की डेफिनेशन आप लोगों को? गुड, चले। अब रैशनल कंज्यूमर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि रैशनल कंज्यूमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा ये आपके पास एग्जांपल लिखी थी जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, मूवी वाली और सिनेमा वाली और ये सब। अब व्हाट इज अ रैशनल कंज्यूमर? ऐसी क्या चीजें हैं जो रैशनल कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर बना? सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि हर वो बंदा रैशनल कंज्यूमर होता है जिसकी इनकम हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड। पैदाइश से लेके मौत तक उसकी इनकम क्या रहेगी? हमेशा फिक्स्ड। अच्छा इनकी बुराइयों पे बात करेंगे, आप मुझे पता है बड़ी अनरियलिस्टिक सी अप्रोच लग रही होगी आपको, लेकिन इस पे बात करेंगे। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि इसकी इनकम पैदाइश से लेके क्या होती है? मौत तक फिक्स होती है। अच्छा दूसरी बात क्या बोली?
फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि आईफोन में और सैमसंग में कोई भी फर्क नहीं, शो मोबाइल में और सैमसंग में कोई भी फर्क नहीं। आगे, नो रोल ऑफ फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अगर एक रेस्टोरेंट खुलता है आपके घर के पास, तो आपका अगर कोई फ्रेंड वहां से होके आया है, तो पहले तो आप उससे फीडबैक लेंगे ना कि यार मुझे ये बताओ कि खाना अच्छा है कि नहीं है, क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज मैं ना मंगवाऊं, यही चीजें पूछोगे ना। अच्छा, लेकिन रैशनल कंज्यूमर कभी भी ये चीज नहीं करे। रैशनल कंज्यूमर बोलेगा भाई मुझे जाना है, मुझे खाना है, मैं खा के आऊंगा, मुझे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये है अप्रोच इसकी, रैशनल कंज्यूमर। लास्ट, नो इम्पल्स बाइंग। नो इम्पल्स बाइंग को समझने से पहले इम्पल्स बाइंग का मतलब समझो। इम्पल्स बाइंग का मतलब क्या होता है? फजूल खर्च। फॉर एग्जाम्पल, यार मैंने जेब में 2000 रुपए रखे, मैं चला गया जैनब मार्केट, मुझे टी शर्ट लेनी, जैनब मार्केट में कपड़े मिलते हैं, मैं टी शर्ट लेने के लिए जैनब मार्केट चला गया। अच्छा, वहां पे बड़े सस्ते कपड़े हो, सही है, लो क्वालिटी सस्ते कपड़े हो, वहां पे आपको एवरेज 400 तक की टी शर्ट एक अच्छी मिल जाती, ठीक है। मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं? 2000 रुपए। 400 की एक टी शर्ट है, मैंने 4 खरीद ली, कितने पैसे लग गए मेरे? पीछे कितने पैसे रह गए? 400। अच्छा, जब मैं वहां से घर वापस जा रहा था ना, मुझे एक बेल्ट वाला दिखा, मैंने कहा यार अब मैं आया ही हूँ, एक काम करता हूँ एक बेल्ट भी ले लेता हूँ, क्या वापस आऊंगा, क्या वापस से कुआरी काटूंगा, मैं एक बेल्ट ले लेता। तो जब मैंने वो बेल्ट खरीदी ना, तो मैंने क्या कर ली? मैंने कर ली फजूल खर्च। रैशनल कंज्यूमर क्या करता है? रैशनल कंज्यूमर बोलेगा कि यार मुझे ना ये टी शर्ट चाहिए, इस कलर की टी शर्ट चाहिए, इस फैब्रिक की टी शर्ट चाहिए, जिस तरह घोड़े के यहाँ पे वो नहीं लगे हुए होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो व्यू ब्लॉक करते हैं उसका सीधा चलता रहता है। रैशनल कंज्यूमर वो घर से पहन के निकलेगा, दुकान पे जाएगा, सामान लेगा और सीधा आंखें बंद करके घर आ जाएगा। यानी कि प्री प्लान्ड प्री डिसाइडेड खर्चा होगा उसका, कभी भी इम्पल्स बाइंग नहीं करता, यानी कि फजूल खर्ची कभी भी वो नहीं करेगा। कोई मसले वाली बात है? क्लियर है सारी कहानी? समझ गए? ऑनलाइन बेटा जल्दी से बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा डायग्राम की तरफ। एक्स्ट्रा नहीं खरीदे जी, भले सर, एक्स्ट्रा नहीं करना। आप अगर मार्केट जाते हैं और आप एक पानी की बोतल भी खरीदते हैं ना, वो भी इम्पल्स बाइंग, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो नहीं थी ना मैं जाके पानी पीऊंगा, इम्पल्स बाइंग। ठीक है, अब यहाँ पे यूटिलिटी की अप्रोच क्या होती है, यूटिलिटी क्या होता है, इधर है बेटा, मैंने आपको यूटिलिटी का मतलब बताया। यूटिलिटी का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है? यही होता है, सेटिस्फैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिससे हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं भाई? मार्जिनल का लफ्ज अपने पूरे सिलेबस के लिए याद कर लो। ऐसे मैं फतवे देता रहूंगा ए टू इकोनॉमिक्स। फतवे का मतलब क्या है कि भाई ये फिक्स है, जब दुनिया इधर की उधर हो जाए ये चीज चेंज नहीं होगी। तो पहला फतवा आप लोगों को मिल रहा है कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है मार्जिनल का मतलब? एडिशनल। अब अगर वो बोले मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट कंज्यूम। सही है भाई? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट कंज्यूम। तो मार्जिनल रेवेन्यू बोले इसका मतलब एडिशनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट बोले इसका मतलब एडिशनल कॉस्ट। समझ में आ गई ये बात? तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट कंज्यूम। अच्छा, फिर एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा भाई? बेसिक सा, टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? टोटल फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है, टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम। कोई मसले वाली बात यहां तक? अब जरा मेरी कहानी सुनिएगा बेटा। जिस तरह आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था अपने ओ लेवल में, अपने एएस में, वैसे ही यहाँ पे भी एक लॉ आता है और उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक बात सुनो यार, एक बात बताओ, जब आप जूस पीते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको पहला गिलास जूस का पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, क्या दूसरे गिलास से उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी पहले से मिली थी? नहीं। क्या तीसरे से उतनी ही मिलेगी जितनी दूसरे से मिली थी? नहीं। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई आप जैसे जैसे अपनी क्वांटिटी कंज्यूम को बढ़ाते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी। आपके पास रिलेशनशिप कैसा आ गया क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में? नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पर जरा मेरी कहानी सुनो भाई। इधर आ गई मेरे पास क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे आ गई मेरे पास टोटल यूटिलिटी। अब मेरी कहानी सुने तरफ भाई, फॉर एग्जाम्पल रमजान चल रहे, राफे का रोजा है, ठीक है। जब राफे का रोजा होगा तो क्या राफे पूरे दिन में कोई भी गिलास पानी का पिएगा? नहीं। तो क्या कोई सेटिस्फेक्शन मिली इसको? मार्जिनल भी जीरो और टोटल भी जीरो। अच्छा, अफ्तार भी, इसने कुछ आगे पीछे नहीं देखा और इसने पहला गिलास पी लिया पानी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन पहले लेवल पे मिली होगी वो एकदम क्या होगी? टॉप की सेटिस्फेक्शन होगी। राफे को पहला गिलास पानी का पीने के बाद कितने यूटिल्स मिल गए? 50। तो बेटा 50 प्लस जीरो टोटल कितनी हो गई आपके पास? 50। अच्छा, राफे ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया, राफे ने एक और गिलास पानी का पिया, तो बेटा दूसरे यूनिट से क्या राफे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी? कम मिलेगी। लॉजिकल सी बात है, जो पहले पे थी सेटिस्फेक्शन वो दूसरे पे तो नहीं मिलेगी ना। मैं कहता हूँ राफे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 40। 40 प्लस 50 टोटल कितना हो गया? नहीं, कोई मसला नहीं। आप फर्दर आगे बात सुन, इसने एक और ग्लास पिया, उस पे थोड़ी सी और कम हो गई, टोटल कितनी हो गई अब? 120। अच्छा, अब ये खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, इसने अपने आप को यहां तक कर, राफे ने उठने से पहले एक और गिलास पानी का पिया, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन ये थी कि यार जो मेरे यहाँ सीने पे आके फंस गया है, बस वो क्या हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए। क्या राफे को इस पानी के गिलास से कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है? नहीं। वो तो बस यही है ना कि बस नीचे आ जाए, कोई उसने शौक से तो नहीं पिया, तो इसको कोई भी सेटिस्फेक्शन इस लेवल पे नहीं मिली। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एमयू क्या है? जीरो। और मेरा टोटल अभी भी कितना आ रहा है? अच्छा, अब इसका एक छोटा भाई है, उसका नाम है रयान, बड़ा शरारती है। इसके वालिद भी थे, इसकी अम्मा भी थी, इसका भाई भी था। वो तीनों इसको देख रहे हैं, ये पानी पे पानी पीता जा रहा है, पानी पे पानी पीता जा रहा है। अच्छा, इसके अब्बा की हट गई। अब्बा ने बोला रयान को कि रयान इसके हाथ पकड़ो, कोई और एक बंदा बुलाया चौकीदार, इसके पाँव पकड़ रहा है, और अब्बा ने पानी का पाइप इसके मुंह में डाल दिया। जब अब्बा इसके पानी का पाइप इसके मुंह में डालेंगे तो क्या ये पानी पी रहा है शौक से? नहीं। इसके मुंह में जितना पानी आ रहा है सारा कुछ नाक से बाहर आ रहा है, कोई मुंह से बाहर आ रहा है, कोई कान से बाहर आ रहा है, ये उल्टा इसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी। क्या इसको सेटिस्फेक्शन मिली है या डिससेटिस्फेक्शन मिली? क्या मिली इसको? डिससेटिस्फेक्शन। यानी कि 5वें यूनिट पे मैं ये कह सकता हूं कि इसको -20 की यूटिलिटी मिली, और -20 प्लस 120 टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 100। ये जो आपके पास -20 आ रहा है ना, इस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि ये किसका फेज है? ये डिस यूटिलिटी का फेज है। किसका फेज है ये? डिस यूटिलिटी का। यूटिलिटी मानी सेटिस्फैक्शन, डिस यूटिलिटी मानी डिससेटिस्फैक्शन। कोई मसले वाली बात? क्लियर है सारी कहानी? समझ गए हैं? अब मुझे इस चार्ट को देखते हुए अपनी डायग्राम बनानी, ठीक है। पहले मैं एमयू को अलग बनाऊंगा, टीयू को अलग बनाऊंगा, फिर दोनों को कंबाइन करके एक साथ बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपने कंबाइन करके बनाना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डेरिवेशन वाले डायग्राम। डेरिवेशन का मतलब होता है कनेक्टेड टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखिए। अच्छा जी, पहले हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ एमयू। सुनना जरा, इधर आया भाई, इधर आ गई आपके पास एमयू, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी कंज्यूम। अच्छा, आपने इस पे फोकस करना है खाली। देखिए एमयू कब से स्टार्ट हो रही है? 50 से।
यानी कि एमयू स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट यूनिट से, ऐसा ही है। ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, जब तक पहला यूनिट कंज्यूम नहीं करोगे तो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी भाई। तो एमयू आपका स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट पे सेटिस्फेक्शन कितनी आ रही है आपके पास, 50। तो यानी कि आपके पास ये डॉट बन गया एक एमयू का डॉट आ गया आपके पास। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपका एमयू कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है। और एक पॉइंट पे किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो आपका एमयू कैसे बनेगा भाई, कोई मसले वाली बात, नेगेटिव शो करना होगा, नहीं एक वाई एक्स टच नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप पहला यूनिट कंज्यूम भी नहीं करोगे तो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी। समझ में आती है बात, क्लियर है सारी कहानी। ये आपके पास बन गया एमयू। अच्छा एक बात सुने, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है ये, इस पे एमयू क्या हो रहा है, 0। और 0 कौन से यूनिट पे हो रहा है एमयू आपका, 4 पे। तो ये मेरे पास कौन सा यूनिट आ गया। मुझे ये बताएं कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रही है, 1 पे। यानी कि ये जो आपके पास पॉइंट ए है, यहाँ पे आपका एमयू क्या हो रहा है, ऑनलाइन कोई मसले वाली बात आप लोगों को, ऑनलाइन बेटा बताएं फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा अब मैं इसको लिंक करूंगा टोटल यूटिलिटी के साथ, सही है, टोटल यूटिलिटी के साथ। अब यहाँ पे जरा देखें भाई, पहले आप 0 से 50 गए, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एकदम गोली की तरह गए, तेजी से गए हो। अब यहाँ पे देखिए जरा, जब आप 0 से 50 जाते हैं तो आपका कर्व कैसे बढ़ेगा, ऐसा एक इन इलास्टिक कर्व बन रहा होगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं कि आपका कर्व बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो 50 से 90 गया और 90 से 120 गया, यानी कि बढ़ तो अभी भी रहा है बट स्लो रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। अब यहाँ पे देखना जरा, तो जो मेरे पास इन इलास्टिक कर्व था वो कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा इलास्टिक बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूं कि ये बढ़ रहा है बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, 120 और 120 यानी कि कांस्टेंट, वेरी गुड, यहाँ पे आओ, 120 एंड 120 कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है, ऐसा ही बन रहा है। लेकिन आपने एग्जाम में ऐसी डायग्राम नहीं बनाई, ये कैसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि मैंने स्केल से बनाया, ऐसा ही है। आपने इसको ऐसे नहीं बनाना, आपने बनाना होगा एक फ्री हैंड स्केच। और फ्री हैंड स्केच कैसे बनता है भाई, वो ऐसे बनता है, यूं देखो, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट, और ये, समझ गए बात को। आपका टी यू ऐसे बने, ओरिजिन स्टार्ट होगा, क्योंकि टोटल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। कोई मसले वाली बात, क्लियर है। अच्छा एक बात बताएं, टोटल आपका मैक्सिमम किधर होगा, किस यूनिट पे होगा, टोटल किस यूनिट पे मैक्सिमम होना चाहिए, 3 और 4, एक बताओ। देखें ये दोनों 120 है, मुझे एक बताएं किस पे हाईएस्ट होना चाहिए, 4, बताएं, 3। अच्छा अब एक नया फतवा बता, पहला फतवा क्या था कि हमारे पास जो यूटिलिटी है ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा ही कुछ था ना फतवा आप लोग का, सॉरी मार्शल का फतवा था कि मार्शल इज ऑलवेज एडिशनल, ये पहला फतवा। दूसरा दूसरा फतवा, बेटा जहां से आपका टोटल फॉल होना स्टार्ट होता है ना, वो आपका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। जहां से आपका टोटल फॉल होना स्टार्ट होता है वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। या फिर फतवे वाली बात जो हमेशा आपके काम आएगी, जहां पर आपका मार्जिनल 0 होता है, जहां पे आपका मार्जिनल 0 होता है वहां पे आपका टोटल क्या होता है, मैक्स। अब यहाँ पे देख लो खुद, इधर आपका मार्जिनल क्या हो रहा है, टोटल क्या होगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर मार्जिनल कॉस्ट 0 है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी,
मैक्सिमम। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम। जहां पर मार्जिनल जीरो है टोटल क्या होना चाहिए, वहां पे फतवा है ये फतवा है, ये इधर का उधर नहीं हो। समझ में आ गई ये बात। डेरिवेशन वाली डायग्राम बना लूं अब, जिसमें दोनों साथ बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे आए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पॉइंट आउट कर दूं कि यहाँ से आपका टोटल फॉल होना स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे आपका टी यू क्या है, सही है। अच्छा अब यहाँ पे भाई अब बनेगी डेरिवेशन वाली डायग्राम, इधर देखना, देखते रहना जरा। यहाँ पे आ गया आपके पास एम यू, इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया टी यू और इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी। तो इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेशन, यानी कि कनेक्टेड कर्व, एक के नीचे एक। अच्छा जी, बेटा मार्जिनल फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा नंबरिंग। यहाँ पे आ गया मेरे पास यूनिट 1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 50। तो भाईजान यहाँ से स्टार्ट होगा ना ये, और उसके बाद कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है वो, कोई मसले वाली बात। अच्छा पीछे जरा देखें, आपका एमयू, आपका एमयू जीरो किस यूनिट पे, फोर्थ पे। तो भाई इधर आओ, मैं यहाँ पे ऐसे इसको यूनिट 4 मार्क कर लूं, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच देना, सही है। ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच देना ताकि आप लोगों को पता हो कि नंबरिंग किधर आ रहा है। तो अब मैं इसको यहीं पे ऐसे बना लेता हूँ कि भाई ये हमारे पास आ गया फर्स्ट, और ये हमारे पास आ गया ऐसे फोर्थ। कोई मसले वाली बात, क्लियर है। अच्छा अब मेरी बात सुने, हमारा एमयू मैक्सिमम किधर आ रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा है। आप सुनना जरा, टोटल यूटिलिटी के बारे में मैंने देखा, टोटल यूटिलिटी के बारे में मैंने जरा देखा। अब यहाँ पे सुने, टोटल आपका बढ़ रहा था पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ा डिक्रीजिंग रेट से, फिर हुआ कांस्टेंट, और फिर हुआ, ऐसे ही चल रहा है। पहले बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ा डिक्रीजिंग रेट से, फिर हुआ कांस्टेंट, और फिर क्या हो गया, फॉल। अब मेरी बात सुने, ये आपके पास आ गया है टी यू। मैंने पीछे क्या फतवा दिया था, जहां मार्जिनल जीरो वहां पे टोटल क्या है, मैक्सिमम। आपका मार्जिनल किधर जीरो हो रहा है, फोर पे। फोर के बाद मेरा टी यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दूं ये वाला, और इस पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी पे आपका टी यू क्या आ रहा है भाई, कोई मसले वाली बात, क्लियर है सारी कहानी, समझ गए। आपने एग्जाम में ये नहीं बनाना, आपने एग्जाम में ये बनाना। हाँ एक्चुअल, जैसे ये न्यू की लाइन, हाँ ये टीयू की लाइन, नहीं टच ना करो ना, वो काफी लंबा गैप है, वैसे भी ना करो। समझ गए बात को, क्लियर है। ये जरा पढ़ें, फिर कॉपी कीजिएगा। डन, कोई मसले वाली बात। अच्छा इस तरह की सेम डायग्राम एग्जामिनर ऐसे भी बना के दे सकता है, सही है, ऐसे भी बना के दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यू के अंदर आती है। आपने यही वाली बना दी, फर्क कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसने एमयू टीयू को सेम डायग्राम में दिखा दिया कि आपका एमयू ये नीचे आ रहा है, और आपका टीयू फिर इसके ऊपर से। और खुद यहाँ पे देख लो कि आपका मार्जिनल जीरो किधर आ रहा है, फोर्थ है ना, तो वहां पर टीयू मैक्स कर दिया। लेकिन आपने कौन सी बनानी है, ये एमसीक्यू के लिए मैंने बनाई हुई, कभी कभार एमसीक्यू में ऐसे बना के दे देता है तो घबराना मत। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। चले कॉपी करना स्टार्ट, बस ये वाला पोर्शन कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से।